हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, क्लास 10 गृह विज्ञान में आपको इससे पहले लेसन 23 में आपको सेक के बारे में बताया था। गरम सेक, शुष्क सेक, इन सब के बारे में आपको बताया था। जो रोगी को स्पंज किया जाता है, उन सब के बारे में आपको बताया था। आज हम रोगी की देखभाल में एक आता है बच्चों, बफारा देना। बफारा देना तो समझ रहे होंगे, हैं? भाप, एक तरह से भाप नहीं लेते जैसे, तो वो ठीक है, वो एक सिकाई का तरीका होता है बफारा। तो वो कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। ये है हमारा बफारा देना। इसमें बफारा देना भाप से सिकाई करने का एक तरीका है। गले के रोग जैसे गले में का दर्द, टॉन्सिल आदि तथा शरीर के रोग जैसे गठिया आदि में बफारा दिया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 है हमारा, यदि बफारे के साथ कोई दवा डालनी है तो उसको उबलते हुए जल में डालते हैं। सादी भाप में भी बफारा दिया जाता है। दूसरा है हमारा, किसी बर्तन में छोटे मुंह का बर्तन इस हेतु उचित होता है। मतलब जो छोटे मुंह का बर्तन होता है ना, जैसे आपका लोटा होता है ना। तो आजकल तो बच्चों भाप लेने की वो मशीन भी आ रही है ना। तो अगर वो नहीं है तो घर में लोटा होता है जैसे, या कोई और छोटा मुंह का बर्तन है तो उसमें हम ये भाप ले सकते हैं। किसी बर्तन में उबलता हुआ पानी डालकर उसमें दवा आदि डालकर किसी ऊंचे स्टूल या मेज पर रख लेते हैं। यदि चेहरे को बफारा देना हो तो उससे अपना चेहरा भाप के ऊपर लाते हैं। सिर पर कोई बड़ा तौलिया इस प्रकार डाल दिया जाता है कि बर्तन इत्यादि सब कुछ ढक जाए। अब श्वास लेते रहते हैं, इससे भाप पर्याप्त मात्रा में श्वास के साथ अंदर चली जाती है। इस प्रकार अन्य अंगों को भी बफारा दिया जा सकता है, यहाँ तक कि हमारे पूरे शरीर को बफारा दिया जाता है। बफारा फेफड़ों, गले इत्यादि में बलगम को ढीला कर निकाल देते हैं या त्वचा के छिद्रों को खोलकर उनकी सफाई करते हैं। मुंह पर बफारा लेने के बाद, किसी भी अंग पर बफारा लेने के बाद उस अंग को कुछ समय तक ढक कर रखा जाता है, जिससे बाहर की हवा ना लगे, और इसके बाद उसे पोंछ डालें। तो बच्चों, जैसे कि आपने अभी इसमें पढ़ा, तो भाप लेने के लिए बफारा, यानी हम भाप भी कह सकते हैं इसे, इसमें अगर दवाई डालनी है तो गर्म पानी में हम दवाई डाल के भाप ले सकते हैं। जैसे होता है ना कि बहुत नज़ला होता है बहुत तेज, तब भी हम अक्सर दवाई डाल के, कैप्सूल डाल के और भाप लेते हैं, है नहीं। और ये सिर्फ मुंह पे ही भाप नहीं लेते, पूरे शरीर की हम भाप ले सकते हैं। इसमें सबसे मेन बात क्या होती है कि अगर हमें मुंह पे भाप लेनी है या भाप लेनी है तो उसको तौलिए से उस बर्तन को ढक लेते हैं, ताकि पूरी जो गर्म भाप है वो उस अंग को लगे। और जब भाप ले लें उसके बाद उसे अच्छे से पोंछकर कुछ समय तक उसे ढक कर रखना चाहिए, ताकि बाहर की हवा ना लगे, ठंडी हवा ना लगे, ठीक है ना। तो जब भाप लेते हैं हमें इन कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। फिर है बच्चों, पुलटिस द्वारा सेक। कुछ घाव, फोड़े, फुंसी, सूजन आदि पर तुरंत सेक देने के स्थान पर कुछ समय तक लगातार सेक देने की आवश्यकता होती है, जिसमें वह अंग कुछ समय तक गर्म मुलायम बना रहे। इसके लिए रोगी को पुलटिस बांधी जाती है। पुलटिस बांधने में दर्द कम होता है, सूजन घटती है, फोड़े फुंसी पककर पस निकल जाती है। पुलटिस कई प्रकार से बनाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं, जो इस प्रकार। पुलटिस आपने बच्चों घर में भी सुना होगा कि एक लेप सा होता है जो चोट पर लगाया जाता है, फोड़े फुंसी पर लगाया जाता है,
कहीं घाव है तो भी लगाया जाता है। तो अगर फोड़े फुंसी पे लगाया जाता है तो उससे क्या है, वो जल्दी पक जाती हैं और उसमें से पस निकल जाता है। और अगर सूजन है तो वहाँ सूजन भी घट जाती है, सिकाई होती है ना उसमें, इसलिए तो उससे सूजन भी घट जाती है। और कहीं मोच आ जाती है तो उसमें भी अक्सर पुलटिस बांधी जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें ये पुलटिस कई प्रकार की होती हैं। इसमें हमारी पहली है बच्चों आटे की पुलटिस। आटे की पुलटिस बनाने के लिए 2 चम्मच आटा, 2 चम्मच सरसों का तेल व 1 कप पानी की आवश्यकता होती है। इसको बनाने के लिए क्या विधि है? पानी को चौड़े बर्तन में उबालकर उसमें आटे और तेल को डाल दिया जाता है। उसको गाढ़ा करने के लिए इसमें चम्मच से चलाते रहते हैं और गाढ़ा हो जाए तो आग से हटा लेते हैं और पुलटिस जो है हमारी तैयार हो जाती है। समझ आ गए बच्चों? मतलब आटे की पुलटिस बनाने के लिए आटा और तेल डालकर उसे बर्तन में अच्छे से पकाते हैं और वो जब थोड़ी गाढ़ी हो जाती है ना, जैसे हलवा टाइप में, तो जब हो जाती है तो उसे उतार लेते हैं और उसे वो पुलटिस तैयार हो जाती है। फिर चोट के स्थान पर या जहाँ पर हमें पुलटिस बांधनी है वहाँ पर उसे गरम गरम बांध दी जाती है, जिससे कि वो गरम गरम उसमें सिकाई होती है और हमारी चोट ठीक हो जाती है। तो इसकी प्रयोग का तरीका है, जिस अंग पर पुलटिस बांधनी हो उसको साफ कर लेना चाहिए। चौड़े कपड़े की पट्टी द्वारा गरम पुलटिस बांधी जाती है। कपड़े को किसी समतल स्थान पर फैला लेते हैं। उसके बाद किसी चम्मच के द्वारा कपड़े पर गरम पुलटिस समान रूप से फैला लेते हैं। इसके बाद उसी पट्टी का शेष भाग मोड़कर पुलटिस के रूप में फैलाकर उसे ढक लेते हैं। तेज गरम हवा होने की स्थिति में पहले उसे उचित ताप कर लेते हैं। उसके बाद कपड़े सहित रखकर अंग पर बांध देते हैं। ठंडी पुलटिस कभी नहीं बांधनी चाहिए तथा एक बार प्रयोग में लाई हुई पुलटिस को भी दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो इसको बांधने के लिए हमेशा गरम गरम पुलटिस बांधी जाती है, कपड़े पर रखकर इसे बांधी जाती है और फिर उस पर पट्टी, जैसे होता है ना, पट्टी लपेट लेते हैं ताकि उसकी गरम गरम सिकाई होती रहे। और ये इसमें विशेष ध्यान रखना होता है बच्चों कि ठंडी पुलटिस नहीं बांधी जाती, क्योंकि ठंडी पुलटिस से सिकाई नहीं होती और जैसे चोट है, उसकी सूजन है वो नहीं उतरेगी, चोट है वो ठीक नहीं हो पाएगी। और जैसे फोड़े फुंसी के लिए हम बांधते हैं तो वो भी नहीं पक पाते, क्योंकि गरम गरम जब बांधते हैं तो वो अंदर से सिकाई करती है और उससे जल्दी ठीक होती है। दूसरी है बच्चों हमारी प्याज की पुलटिस। प्याज की पुलटिस के लिए 1 प्याज, कुछ नमक और 2 चम्मच सरसों का तेल जो है वो लेना चाहिए। इसको बनाने का क्या तरीका है? इसको बनाने के लिए प्याज को सिल पर बारीक पीस लेते हैं और तेल को किसी चौड़े बर्तन में गरम करते हैं। इसी में पिसी हुई प्याज और नमक मिला देते हैं। गाढ़ा होने पर इसे गरम करते हैं, चम्मच से चलाते हैं। इसके बाद इसे गरम उतार लेते हैं आग से और फिर सामान्य पुलटिस की तरह सावधानी पूर्वक रोगी के अंग पर बांध देते हैं। मतलब जिस तरह से हमने आटे की पुलटिस बांधी थी, पकाई थी, उसे गाढ़ा होने तक इसी प्रकार प्याज की पुलटिस भी बनती है और उसी प्रकार इसे भी गरम गरम ही बांधा जाता है। फिर है हमारा बच्चों अलसी की पुलटिस। अलसी की पुलटिस बनाने के लिए अलसी का आटा, जैतून का तेल, 1 चम्मच चिलमची, 1 केतली खोलता हुआ पानी, रुई व पट्टियों की आवश्यकता होती है। इसकी बनाने की विधि क्या है? इसके लिए उबलता हुआ पानी एक पहले से गर्म की हुई ताम चीनी की कटोरी तो बच्चों वो होती है जो आम तौर पर वो चीनी के बर्तन होते हैं ना हमारे, उसे बोलते हैं। कटोरी में डालते हैं, उसमें धीरे धीरे अलसी के आटे को मिलाते हैं और चम्मच को भली भांति चलाते रहते हैं। जब अलसी का आटा पानी से मिल जाए तो जैतून का तेल भली प्रकार मिला लेते हैं। इस प्रकार गाढ़ा लेप बन जाएगा और सामान्य पुलटिस की भांति इसको कपड़े पे फैलाकर रोगी के अंग पर बांध देते हैं।
इसमें बच्चों, इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसे आग पर नहीं चढ़ाते बल्कि पानी को गर्म करते हैं, और जैसे आटा मलते हैं ना, तो गाढ़ा 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 मतलब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर उसे गाढ़ा लेप सा बना लेते हैं। तब वो उसमें तेल भी डाल देते हैं। फिर उसे जब वो पुलटिस बन जाती है, तो जैसे आम पुलटिस बांधी जाती है, इसी तरह ये पुलटिस भी बांधी जाती है। अब आता है बच्चों बर्फ की टोपी अथवा थैली। बर्फ की टोपी और थैली का प्रयोग कब किया जाता है, ये हम बच्चों अब इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था वैसे कि मोस्टली यह रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग में होता है, कहीं सूजन या दर्द को घटाने के लिए भी किया जाता है, और तेज बुखार हो तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे इसमें हम पढ़ते हैं बच्चों, कभी कभी रोगी के लिए किसी अंग को अत्यधिक ठंडक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता मुख्य रूप से रक्तस्राव को रोकने के लिए, सूजन और दर्द को घटाने, तेज बुखार को कम करने के लिए, इस प्रकार की ठंडक पहुंचाने के लिए बर्फ की थैली और टोपी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब रक्तस्राव रोकने के लिए क्यों किया जाता है बच्चों बर्फ की टोपी का प्रयोग, क्योंकि जब हम रक्त, हमारा खून बह रहा है और उस पर हम ठंडे उसकी थैली रख देते हैं, बर्फ़ की थैली रख देते हैं, तो खून का जो बहाव है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो जम जाता है, और जिससे कि ठंडा होने से उसका जो बहाव है वो धीरे 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 करके बंद हो जाता है। और इसीलिए इसी तरह तेज बुखार होने पर भी हमें जो है, जैसे सिर पर आमतौर पर गर्म पट्टी भी रखते हैं ना, ठंडी पट्टी रखते हैं, उसी प्रकार जो है बर्फ़ की थैली भी रखी जाती है जब तेज बुखार होता है। तो बर्फ़ की थैली अथवा टोपी रबर की गोल आकार की बनी हुई एक थैली होती है, जिसमें एक बड़ा गोल छिद्र होता है जिसके अंदर बर्फ़ भरी जाती है। इसका प्रयोग निम्नलिखित होता है। एक तो बच्चों बाजार में भी आती है बर्फ़ की थैली, जो कि रबर की बनी होती है, और उसमें एक गोल सा आकार होता है, गोल मुंह होता है, छोटा मुंह होता है, जिसमें बर्फ़ भर देते हैं और उस पर फिर ढक्कन बंद कर देते हैं। लेकिन हम घरों में भी, अगर बाजार की नहीं है तो हम घर की थैली का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो थैली के अंदर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में डाल देते हैं। इसमें थोड़ा नमक भी मिला देना चाहिए, जिससे कि बर्फ़ जल्दी से न पिघल जाए। खाली भाग की हवा निकालकर टोपी का ढक्कन भलीभांति बंद कर देते हैं। इस प्रकार तैयार टोपी को किसी तौलिए और फलालेन के कपड़े में रखकर शरीर के अभिष्ट अंग की ठंडी सिकाई करते हैं। इस एक स्थान पर इस थैली को 4 या 5 मिनट से अधिक नहीं रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें नमक, बर्फ़ में नमक इसलिए डालते हैं ताकि बर्फ़ जल्दी से ना पिघले। सामान्यतः यह थैली सिर पर प्रयोग की जाती है, अतः इसे बर्फ़ की टोपी कहते हैं। यह जब तापमान घट जाए तो टोपी को हटा लेना चाहिए। बर्फ़ की थैली का प्रयोग करते समय हमें निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। जैसे नंबर 1 है बच्चों, थैली का प्रयोग सीधे ही अंग पर नहीं करना चाहिए। बीच में कोई मोटा कपड़ा या तौलिया रख लेना चाहिए, क्योंकि बर्फ़, जैसा कि आपको भी पता है ना, बहुत ठंडी होती है, तो उससे कई बार नुकसान भी हो जाता है। फिर है हमारा, थैली को किसी स्थान पर अधिक देर तक नहीं रखना चाहिए। तीसरा है, इसे 4 या 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए एक स्थान पर। थैली का प्रयोग तेज बुखार को कम करने, दर्द या सूजन घटाने और रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपसे पहले भी बच्चों बताया था। अब है दवा नापने का गिलास। जब हम किसी रोगी को दवा देते हैं तो उसके नापने का एक गिलास या कटोरी सी होती है नाप के लिए, जिस पर नंबर भी लिखे होते हैं कि इतने ग्राम, इतने औंस, इतने, तो उसमें 1, 2, 3 ऐसे नंबर लिखे होते हैं और निशान लगे होते हैं, जिसके माध्यम से नाप कर आसानी से रोगी को दवा दी जा सकती है। तो ये है रोगी को दवा देने के लिए एक नापने का गिलास। रोगी को दवा पिलाने के लिए कांच के बने गिलास का प्रयोग किया जाता है। इस गिलास पर औंस या मिलीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं।
डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा की निश्चित मात्रा ही इसके द्वारा नापकर रोगी को दी जाती है। इस गिलास से रोगी को दवा देने में मतलब नापकर दवाई दी जाती है रोगी को, तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। ज़्यादा हो जाती है तो नुकसान कर जाती है, कम हो जाए तो वो उतना असर नहीं करती जितना असर उसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उसके पास एक गिलास होना चाहिए। एक गिलास होता है दवा नापने के लिए। दूसरा है बच्चों आँख धोने का कप। आँख धोने के कप का प्रयोग आँख में कुछ गिर जाने के लिए किया जाता है। यह कांच या प्लास्टिक का बना होता है। इस कप को पानी में भरकर उसमें खोलते हैं, बंद करते हैं, यानी आंखें चलाई जाती हैं। 3-4 बार ऐसा करने से आंखों में से तिनका आदि निकल जाता है और आंखें सामान्य होती है, जैसा कि आपने ये चित्र में भी देखा है। ठीक है, ये बच्चों गिलास है और ये क्या है, आपकी कटोरी है। फिर है रिंग कुशन का प्रयोग। रिंग कुशन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों आपको बता दें। ऐसा होता है बच्चों, जब रोगी लंबे समय तक बिस्तर पर रहता है तो लंबे समय तक बिस्तर पर रहने से उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, पसीज जाती है, पसीने से भी उसकी बहुत नरम हो जाती है, जिस कारण से उसकी स्किन लंबे समय तक अगर बिस्तर पे रहते हैं और उसे हवा नहीं लगती है, वो क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, रोगी मूवमेंट नहीं कर पाता, तो उससे स्किन गल जाती है। ठीक है ना, वो गलने के कारण वहाँ पर घाव हो जाते हैं। ठीक है ना, और घाव होने के कारण वो जो है उसे हम सैया घाव के नाम से भी जानते हैं बच्चों। उस घाव को ठीक करने के लिए हम रिंग कुशन का प्रयोग करते हैं, ताकि जो घाव है वो बिस्तर पर ना लगे, और जब बिस्तर पर नहीं लगेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए हम रिंग कुशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ रोगियों को लंबे समय तक बिस्तर पर लेटना पड़ता है। ऐसे रोगियों को सैया घाव दी जाने की आशंका रहती है, सैया घाव हो जाने की आशंका रहती है। सैया घाव से बचाव तथा उनके समुचित उपचार के लिए रिंग कुशन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है। रिंग कुशन रबड़ की एक ट्यूब के आकार का होता है, इसमें हवा भरी जाती है। सैया घाव वाले स्थान पर रिंग कुशन रखने से घाव को बिस्तर की रगड़ से बचाया जा सकता है। रिंग कुशन इस्तेमाल करने पर सैया घाव शीघ्र ही भर जाते हैं, क्योंकि वो बिस्तर से टच नहीं होते और जो दवाई लगाई जाती है वो अपना असर दिखाती है। रिंग कुशन बच्चों एक ऐसा होता है जिसमें ये बीच में कि आपका ये स्थान जो है ये खाली होता है, और ये जो साइडों में है आपका ये हवा भरी होती है इसमें। ठीक है ना बच्चों, तो ये इस टाइप का हमारा रिंग कुशन होता है। तो बच्चों ये समझ आया आपको कि रिंग कुशन किस टाइप का होता है आपका। तो बच्चों आपका ये लेसन आज यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, और इससे अगले वीडियो में टर्न में हम आपको इसके नोट्स भेज देंगे। सभी बच्चे इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और बच्चों इसमें से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं ये कहीं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही आसान लेसन है, सब बच्चे इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।